दोस्तों दिन था 24 दिसंबर 1999। एक प्लेन काठमांडू से सीधा दिल्ली लैंड करने वाला था, लेकिन इस प्लेन को क्या पता था कि ये कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकेगा। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। One passenger, Rupin Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to death. जी हाँ, इंडिया का द बिगेस्ट एंड फॉर्चुनेटली द लास्ट हाईजैक। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. Surface there only goes to confirm Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking. IC-814 ये वही विमान है जो हाईजैक हुआ। 5 हाईजैकर्स की डिमांड थी मसूद अजहर को छोड़ना। इंडिया ने एक बहुत सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवाया। 7 दिन तक चले इस लंबे ऑपरेशन में। दोस्तों हाल ही में अभी कुछ दिन पहले विजय वर्मा की एक मूवी IC-814 का टीजर लॉन्च हुआ है नेटफ्लिक्स पे। ये बात करती है उस हाईजैकिंग इंसिडेंट की जो इंडिया में सबसे ज्यादा भीषण माना जाता है। तो आइए हम जानेंगे इस वीडियो में IC-814 की 1999 की हाईजैकिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विजय वर्मा की मूवी IC-814 का टीजर लॉन्च हुआ है और ये मूवी बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट जिसको इनफेमसली इंडिया में कंधार हाईजैक भी बोला जाता है। इसमें 5 हाईजैकर जो कि काठमांडू नेपाल की राजधानी से एक प्लेन IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि प्लेन को काठमांडू से दिल्ली लेके जाया जा रहा था जिसमें 167 पैसेंजर्स थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर इंडियन। लेकिन काठमांडू में प्लेन में 5 आतंकवादी घुस गए और उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया। गन पॉइंट पर कैप्टन देवी शरण जो कि प्लेन चला रहे थे। एंड सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज इसमें ये सामने आती है जो कि आज तक इंटेलिजेंस फोर्सेस डिकोड नहीं कर पाएंगे कि काठमांडू प्लेन से कैसे 5 हाईजैकर जो थे वो प्लेन में घुस गए। क्या वहाँ पे किसी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या वहाँ की एजेंसी पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप से मिली हुई थी, इसका अभी भी कोई क्लू हमें नहीं मिला। और वो कैप्टन देवी शरण को ऑर्डर देते हैं कि अब इस प्लेन को दिल्ली नहीं लेकिन सीधा ले जाया जाएगा पाकिस्तान। इस बात का पता इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत पहले से ही हो गया। तो हुआ यूं कि जब प्लेन हाईजैक कर लिया गया तो चालाकी से कैप्टन देवी शरण ने बाकी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इशारा देने के लिए हाईजैकर से कहा कि प्लेन की रिफ्यूलिंग करना जरूरी है वरना ये काठमांडू से सीधा पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा। तो कैप्टन देवी शरण की फाइनली काफी कन्विंस करने के बाद हाईजैकर्स ने डिसाइड किया कि वो रिफ्यूलिंग के लिए रुकेंगे अमृतसर। और ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल प्लस अपॉर्चुनिटी थी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए कि वो उन 176 लोगों की जान बचा सके। लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो NSG कमांडो है वो बहुत ही ज्यादा लेट पहुंचे एंड जो रिफ्यूलिंग टैंक था उस पर भी शक हो गया था हाईजैकर्स को कि ये जो है वो इंडियंस की मदद करने आया है और ये कोई प्लान बना रहे हैं। तो हाईजैकर्स ने देवी शरण को फोर्स किया कि कोई जरूरत नहीं है रिफ्यूलिंग की, हम इसे पाकिस्तान में ही रिफ्यूल करेंगे। एंड उन्होंने गन पॉइंट पे उन्हें प्लेन जो है वो दोबारा टेक ऑफ करने को बोला। इसके बाद वो प्लेन जो है वो कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान रुकता है एंड वहाँ पे उसे रिफ्यूल कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान रेडी नहीं था उस प्लेन की लैंडिंग के लिए। उसके बाद वो प्लेन जो है वो जाता है पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान की सिटी कंधार में। 1999 ये वही दौर है जब काबुल पे वहाँ की सरकार नहीं रूल करती थी लेकिन उस पे कब्जा था तालिबान पर। हाईजैकर्स ने डिसाइड किया कि वो प्लेन को टेक ऑफ करवाएंगे कंधार में। जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सरकार ने उन हाईजैकर्स से कनेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी कई सारी डिमांड रखी जिस पर कई सारी नेगोशिएशंस हुई। तो इस इंसिडेंट की सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि इसके बारे में जूनियर ऑफिसर्स को पहले ही पता लग गया था लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर्स ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। एक इंडियन RNAW एजेंट को पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि नेपाल में एक प्लेन हाईजैकिंग प्लान हो रहा है। लेकिन जब उस इंडियन एजेंट UV सिंह ने ये बात SBS तोमर को बताई तो उन्होंने बोला कि जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू बातें हैं और ये मे भी अफवाह हो सकती है। उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही इसके बारे में और जानने की कोशिश की। एंड यू नो व्हाट द आयरनी इज
कि उस IC-814 में बैठा कौन था? खुद SBS तोमर। एंड व्हेन वंस द प्लेन रीचेस कंधार, तो जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वहां के टेररिस्ट और हाईजैकर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है एंड उनसे नेगोशिएट करके बात सुलझा लेना चाहती है कि भाई आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। सो वो रखते हैं अपनी एक मैसिव डिमांड, जिसमें सबसे पहला था कि इंडिया ने 36 टेररिस्ट को जो है वो इंडियन जेल में बंद कर रखा था, जिसमें मास्टरमाइंड मसूद अजहर भी शामिल था। उनकी डिमांड थी कि उन 36 के 36 प्रिजनर्स को छुड़ाओ। उसके अलावा उन्होंने $200 मिलियन की एक हैवी अमाउंट की भी डिमांड की थी। यही सारी चीजें जो है वो इंडिया में भी डिस्कस हो रही थी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। हायर ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पूरे देश को संबोधित करने के लिए और बताने के लिए कि इस इंसिडेंट में जो है अब तक सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां की है। तो तब तक इंडिया रेडी नहीं था उन 36 के 36 टेररिस्ट को रिलीज करने के लिए। नेगोशिएशन स्टार्ट होती है और ये नेगोशिएशन हो रही होती है 3 लोगों के बीच में। सबसे पहले तो थे तालिबान के ग्रुप, उसके बाद थे वो टेररिस्ट और इंडियन ऑफिशियल्स। ये तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी दौरान इंडिया में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। हायर ऑफिशियल्स और मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसमें वो देश को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि अब तक इस इंसिडेंट में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है और क्या कार में थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 ये वही टाइम था जब इंडिया में इंडो पाक वॉर भी हुआ था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आ गए अचानक से और वो काफी सारा वायलेंस करने लगे। ये वही लोग थे जो उन लोगों के रिलेटिव थे। वो मिनिस्टर से बोलते हैं कि उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उन 176 लोगों को छुड़वाना, वो भी सुरक्षित, के बदले में उन्हें कुछ भी करना पड़े, कितने भी पैसे देने पड़े, किसी को भी छुड़ाना पड़े, वो करें। एंड यूं ही करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं। ये हाईजैकिंग इंसिडेंट इंडिया का सबसे लंबा हाईजैकिंग था। ये शुरू हुआ था 24 दिसंबर 1999 को एंड फाइनली खत्म हुआ 31 दिसंबर 1999 को, यानी कि लगभग 6 दिन का टाइम। और 6 दिन से वो सभी लोग जिन्हें कैद किया गया था वो उस प्लेन में ही भूखे प्यासे थे। कितने बच्चे थे वहां पे, कितनी औरतें और कितने लोग। एंड उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या इसके बाद भी वो बच पाएंगे कि उन्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। बल्कि काफी सारी नेगोशिएशन हुई इंडियन ऑफिशियल मिलिटेंट्स के द्वारा। उन्होंने बोला कि तुम्हें 36 के 36 जो तुमने टेररिस्ट को कैद किया है उनको वापस छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन इंडियन ऑफिशियल इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उस समय उस टीम का हिस्सा थे अजीत डोवल, जो कि आज इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी हैं। उनके मुताबिक ऐसा करना जो था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता था। ये सारे लॉन्ग नेगोशिएशन के बाद वो इस कंक्लूजन पे आए कि वो 3 टेररिस्ट को जो है वो जेल से छुड़ाएंगे, जिसमें था मास्टरमाइंड मसूद अजहर। और फाइनली वो टेररिस्ट भी जो है वो इस चीज से सहमत हो जाते हैं। काफी सारी हैफ्टी अमाउंट देने के बाद और 3 आतंकवादियों को छुड़ाने के बाद वो 176 प्रिजनर्स को जो है निकाल दी। इसमें कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था एक्सेप्ट 1 पर्सन जो थे रुपीन कटियाल, जो कि अपनी वाइफ के साथ दुबई से वापस आ रहे थे। एंड इनफेमसली ये इंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री में शुमार हो जाता है कंधार हाईजैकिंग के नाम से। हमारी इंडियन हिस्ट्री में कंधार हाईजैकिंग के नाम से ये इंसिडेंट जो है वो शुमार हो जाता है। इसके बाद इंडिया में फॉर्चुनेटली कोई हाईजैकिंग देखने को नहीं मिली है। वो 3 टेररिस्ट को जेल से छुड़ाना इंडिया को भविष्य में बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। इंडिया ने ऐसे कई सारे टेररिस्ट अटैक उसके बाद विटनेस किए। 2001 का इंडियन पार्लियामेंट में हमला हो, भारत में हाल ही में हुआ पुलवामा अटैक हो, या फिर 9/11 का खामियाजा अमेरिका ने भी भुगता, जिसकी वजह से पूरी ही दुनिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल लक्ष्य वीडियो टॉक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।